जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हैं जो कि एचपी टेट के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमने प्लेलिस्ट में अपना 25 डेज क्रैश कोर्स में अपना केमिस्ट्री का कंटेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। आपको हमारी पीडीएफ भी मिनिमम कॉस्ट पे आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। आप हमारे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए। तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज जो कि एचपी टेट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S। आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का H2S में। तो दोस्तों ये आपको मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता दूं कैसे हम निकालते हैं। ऑक्सीडेशन निकालना है, इसका हमारे को सल्फर का निकालना है। तो जब जिसका हमारे को निकालना तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में होता है हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन है, ए 2 हाइड्रोजन, तो 2 मल्टीप्लाई +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। प्लस साथ में दोस्तों क्या है, एक्स एस लगा है तो एस को क्या लिखते हैं हम, एक्स लिख लेते हैं, =0। तो ये कितना आ गया, 2 + x =0। और इस 2 को जब हम परे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x =-2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया दोस्तों, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकाल के बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में निकालेंगे। क्वेश्चन है आपका S2O7 -2 नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताएं, वीडियो पॉज कर ले, फिर जल्दी से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे को किसका निकालना है, इसमें हमारे को निकालना है सल्फर का। किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। तो सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो जिसका हमारे को निकालना होता है उसको क्या मानते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल इसके, 2 है। तो दो एटम इसके, तो कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। साथ में बीच में क्या लगाते हैं हम, प्लस लगाते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 7 एटम है। तो कितना हो जाएगा इसका, 7 इंटू -2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इजिकल टू, यहाँ पे दोस्तों मेन बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अगर आपके पास चार्ज दिया है, अगर आपके पास क्या चार्ज दे रखा -2, तो =2 से परे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था दोस्तों H2S था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो इसमें हमने =2 से परे क्या लगाया था, 0 लगाया था। पर यहाँ पे दोस्तों कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, तो इसलिए हमने =2 से परे क्या लगाया, -2 लगाया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 2x -7 2 14 प्लस माइनस माइनस 2x -14 =-2। तो 2x =-2, इस 14 को हम परे ले गए, माइनस के तो पर जाके किसके बन गए, प्लस के बन गए। तो ये क्या बन गया, 2x +- -14 में से 2 गए 12, साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, प्लस का आएगा। और x =12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। तो अगर S2O7 2 नेगेटिव का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा होगा सल्फर का, तो कितना आएगा इसमें, 6 आ जाएगा। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर आगे होंगे निकालने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ। ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका आंसर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे, ठीक है दोस्तों। मैं 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे दिया होगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो आपको मैं बता दूं ऑक्सीडेशन होती क्या है, ऑक्सीडेशन होती क्या है दोस्तों। तो ऑक्सीडेशन आपके लिए मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट,
ध्यान से देखना। थर्ड, ऑक्सीजन हमारे पास क्या एलिमेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा दोस्तों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन है। और हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी क्या है हमारे पास, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन है। पांचवा पॉइंट ध्यान से देखना दोस्तों, अगर ऑक्सीडेशन, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, OIL, ठीक है, ऑक्सीडेशन इन लूज, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सीडेशन इन लूज। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे जहां पर, वहां पे भी क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, वहां पे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये पॉइंट भी याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लूज, उसको भी क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सिक्स पॉइंट दोस्तों, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑक्सीडेशन, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो भी क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 5 पॉइंट पढ़े इसके, कौन कौन से। पहला पॉइंट हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन होता है। और हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन इसका दोस्तों ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएंगे रिडक्शन क्या हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रिडक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कुछ पॉइंट आपके लिए बताए। तो इन्होंने बोला था क्लासिकल कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कौन सी होती है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज नोन एज, ध्यान से देखना दोस्तों। तो आपके लिए फिर से मैं 5 सेकंड देता हूं, आप जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना। 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। तो मैं बताता हूँ ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कैसे हमारे पास, आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज, अभी अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन लूज स्पीसीज को, जहां भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो ऑक्सीडेशन कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी होना था। इसमें एक और बात दोस्तों मेन आपको मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए इसको समझाने के लिए। 2H2S प्लस O2 गिव राइज टू 2S प्लस 2H2O, 2H2O दोस्तों, बैलेंस का देख लेना। ठीक है, तो अब आपको बता दूं कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों अभी मैंने बताया क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सल्फर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। सल्फर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सल्फर रिमूव हो रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो दोस्तों मैंने बोला जहां ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हुआ हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जहां ऑक्सीडेशन होती है वो उस वाले एजेंट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं।
उस वाले एजेंट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। और जहां जहां रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही थी, तो इस वाले एजेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था दोस्तों, तो इसको हमेशा याद रखना। जहां ऑक्सीडेशन होगी उस एजेंट को, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जहां रिडक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था। इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाए यहाँ पे, तो उसको क्या बोला हमने, रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना था, डी सही होना था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं समझ आ गया तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुन ले, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोहर साल्ट, मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, मैं 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका मोहर साल्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं लिख के बता देता हूं आपको, FeSO4 NH3 NH4 दोस्तों, 3 होता है यहाँ पे, NH4 2 SO4.6H2O। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना, क्या होना था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाना था दोस्तों। इस फॉर्मूले को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, कई बार ध्यान से देखना दोस्तों, इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, SO4 यहाँ पे भी है, SO4 यहाँ पे भी है। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं हम, देखो NH4 इसको हमने वैसे का वैसे लिखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे Fe ये वाला Fe क्या लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया। अब SO4 कितने, 2 है, तो हमने ब्रैकेट लगा के इसको हम कई बार SO4 भी लिख देते हैं, 0.6H2O। तो ये दोनों तरीकों से फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यही एक इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमारे पास मोहर साल्ट का फॉर्मूला होता है। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करवाऊंगा, आप उसे अपने पास कॉपी में लिख ले, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, एक एक क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, आपके छोटे से सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला था। पहला फॉर्मूला आपके पास ब्लू विट्रोल, यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ लिखता हूं ब्लू विट्रोल। पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल हम किसको बोलते हैं, ब्लू विट्रोल बोलते हैं हम CuSO4.5H2O को। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास ग्रीन विट्रोल, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, ग्रीन विट्रोल। तो ग्रीन विट्रोल हम किसको बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल बोलते हैं हम फेरस सल्फेट को, FeSO4.7H2O, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाइट विट्रोल, नेक्स्ट क्या है आपके पास, व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल बोलते हैं हम जिंक सल्फेट को, ZnSO4.7H2O, ठीक है। अगला आपके पास रेड विट्रोल, ठीक है दोस्तों, कुछ विट्रोल के फॉर्मूले। रेड विट्रोल हम किसको बोलते हैं, कोबाल्ट, COSO4 दोस्तों, यू नहीं है, कॉपर सल्फेट नहीं दोस्तों, ध्यान से करना, इसको कोबाल्ट सल्फेट है, COSO4.7H2O, ठीक है दोस्तों। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं हम, ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं हम H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, या ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन में था, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। और कुछ फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि मार्स गैस, MARSH, मार्स गैस किसको बोलते हैं हम दोस्तों, मार्स गैस बोलते हैं हम मीथेन को, CH4 को, ठीक है। और एक और पार ऐश किसको बोलते हैं हम, K2CO3 को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका प्रोड्यूसर गैस दोस्तों, यहाँ पे CONO2, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CO+N2 होता है, ठीक है। और वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2 होता है वाटर गैस का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास लाफिंग गैस, इसको मैं साइड कर देता हूं दोस्तों, लिखते रहना अपने पास, लाफिंग LAUGH,
ING लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, N2 होता है। ध्यान रखना, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है। और एक और होता है ब्राउन गैस, कई बार क्वेश्चन आया है ये। ब्राउन गैस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ब्राउन गैस। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने पास लिख ले। ठीक है दोस्तों, वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एलिमेंट इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, लिथियम को, सोडियम को, मैग्नीशियम को या पोटेशियम को। तो किसको बोलते हैं दोस्तों, लिथियम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना था। लिथियम इज हमारे पास सबसे 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज मेड बाय। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसने दिया था, लोथर मेयर। तो लोथर मेयर ने दोस्तों एक ग्राफ वाला टेबल दिया था, ऐसे ऐसे इनका ग्राफ चलता था। ठीक है, नील बोहर्स ने हमारे पास पीरियोडिक टेबल की बात नहीं की थी। मेंडलीव का एक, मेंडलीव अपना पीरियोडिक टेबल था। मुस्ले, तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दे रखा दोस्तों, मुस्ले ने दे रखा। कब दिया था, 1913 में हमारे को ये दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, when we move from along the period the ionization energies, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है जब हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो दोस्तों 5 तक काउंट करूंगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे। इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज क्या करेगी ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा परे को क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करती है, और नीचे को हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है। नीचे को हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये टेबल हमेशा याद रखना दोस्तों, ये वाला डायग्राम याद रखना जो मैंने ये वाला भी बनाया आपको, कि परे को इंक्रीज करेगी, नीचे को डिक्रीज करेगी। ये आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए भी है, ये डायग्राम किसके लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए भी है। यही डायग्राम आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए भी है। अगर आपको पूछा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट टू राइट क्या करती है, तो इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो यही डायग्राम आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए भी होता है। यही डायग्राम आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम परे को जाते हैं तो क्या करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। नीचे को जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये वाला डायग्राम 3 के लिए होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और गेन एंथैल्पी परे को हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड हमेशा क्या करेगी, और ग्रुप में हमेशा ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब टॉप टू बॉटम हमेशा क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। तो ये बात हो रही थी पीरियोडिक टेबल में दोस्तों। देखो ऐसा जैसे पीरियोडिक टेबल होता है तो परे को हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और पीरियोडिक टेबल में नीचे को हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। आप मुझे बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। क्योंकि देखो दोस्तों, ऊपर को क्या करती है, इंक्रीज करती है, नीचे को क्या होती रहती है, डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे पास ये होता है। पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों, क्लोरीन की होती है। ये एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जल्दी से इसका आंसर दे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, 5 तक काउंट करूंगा मैं, जल्दी से दे। 1 2 3 4 एंड 5। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना था। 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। क्या दे रखा है इन्होंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों CH2 इसको अगर हम ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मतलब सी में कितने H2 है, 2 है, तो मैंने एक H यहाँ लिखा और एक H यहाँ लिखा। ठीक है, फिर क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है। फिर क्या है, इसमें इस वाले सी में कितने H है, 2 है, तो एक H मैंने यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ पे H रखा। हमेशा याद रखना, सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं दोस्तों, सिंगल बॉन्ड। जितने भी इसमें सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिंगल बॉन्ड है C और H के बीच है, दूसरा सिंगल बॉन्ड C और H के बीच है। ठीक है,
तीसरा सिंगल बॉन्ड सी और एच के बीच है, और चौथा सिंगल बॉन्ड सी और एच के बीच है। एक और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट, सी और सी के बीच भी एक बॉन्ड जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एक बॉन्ड जो है वो भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सी और सी आपस में जब भी है तो इसमें एक बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो कितने सिंगल बॉन्ड हुए दोस्तों, 1 2, एक सी और सी के बीच 3, एक 4, एक 5। तो जितने भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, सी और सी डबल, इसके बीच क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो एक ही इसमें, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, एक पाई बॉन्ड हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होना था, 5 सी, 5 सिग्मा और एक पाई। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा इसी से ही, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। मुझे बताओ बेंजीन में कितने सिग्मा है और कितने पाई है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको जल्दी से 5 तक काउंट करूंगा, ठीक है। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होना था, 5। कितने बॉन्ड इसमें, बेंजीन में कितने सिग्मा होते हैं, 12 सिग्मा होते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, 12 सिग्मा होते हैं, और 3 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कॉर्नर पे हमेशा क्या लगा होता है, सी लगा होता है। तो मतलब सी 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 और सी, ऐसा होता है बेंजीन, ठीक है दोस्तों। अब सी के साथ हमेशा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2, इस सी के साथ कहा है, एक ए वाला बॉन्ड बन गया, एक 2 है, ठीक है। तो एक इसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड 3, और एक क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन होगा। वैसे ही इसके साथ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। इसके साथ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। इसके साथ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। इसके साथ भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है दोस्तों। तभी कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे होंगे। अब बताओ मुझे कितने इसमें सिग्मा हुए। देखो सी और ए, इन दोनों के बीच एक सिग्मा, 2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 4, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 5, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 6, ठीक है दोस्तों। 6 तो सी और एच के बीच है, और सी और सी के बीच भी तो एक बॉन्ड है, तो 7 हुआ है। सी और सी के बीच यहाँ पे बॉन्ड है, 8 हुआ है। सी और सी के बीच सिंगल ही है, 9 हुआ है। सी और सी के बीच सिंगल ही है, 10 हुआ है। सी और सी के बीच सिंगल यही है, 11, और सी और सी के बीच एक सिंगल है, तो ये कितने सिंगल बॉन्ड है उसमें, 12। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। डबल बॉन्ड कितने दोस्तों, एक यहाँ जैसे, और एक यहाँ जैसे, और एक यहाँ जैसे। तो 3 ही डबल बॉन्ड है। तो कितने पाई, डबल बॉन्ड को हमेशा पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो कितने बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए। तो बेंजीन में हमारे पास 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। एक और बात दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे बताओ नेप्थलीन में, नेप्थलीन दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है ये और ये। इसमें दोस्तों कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है, और कितने इसमें पाई बॉन्ड है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी। एलपीजी के कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे। 5 तक काउंट करूंगा, आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट से आपकी रिवीजन भी होता है और आपको पेपर में क्वेश्चन टैकल करने में भी आसानी रहती है, प्रैक्टिस बनी रहती है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो एलपीजी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, हमारे पास बी ऑप्शन 55,000 किलो जूल पर केजी होती है, ठीक है। आपको मैं कैलोरीफिक वैल्यू लिखा दूं। हाइड्रोजन की कितनी होती है दोस्तों, 1,50,000 होती है, 1,50,000 किसकी कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन की है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एलपीजी की आती है, आपको सीक्वेंस वाइज लिखाऊंगा। एलपीजी की होती है हमारे पास 55,000, एलपीजी की कितनी होती है, 55,000 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सीएनजी, ठीक है। सीएनजी की होती है हमारे पास 50,000, सीएनजी की कितनी होती है, 50,000 होती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पेट्रोल, डीजल और फिर केरोसिन ऑयल, इन सब की होती है दोस्तों 45,000, इन सब की कितनी होती है, 45,000 होती है। उसके बाद आता है उसका काउडंग, काउडंग समझते हो दोस्तों, गोबर उपले जिसके हम बनाते हैं, उसके बाद उसको बाद में जलाने के काम आता है, ठीक है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 6,000 से 8,000 के बीच होती है। और वुड जो कि आप घर पे लकड़ी जलाते हैं आग जलाने के लिए, उसकी कैलोरीफिक लगभग आपके पास 22,000 किलो जूल पर केजी होती है।
तो आपको कई बार सीक्वेंस में आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि आप बताओ एलपीजी, सीएनजी, काउडंग और वुड में किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है दोस्तों, एलपीजी की। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में होगा तो उसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन। विच जोन इज यूज फॉर गोल्ड स्मिथ टू मेल्ट दी गोल्ड। तो दोस्तों कौन से जोन का यूज करते हैं, गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ हमेशा यूज करते हैं गोल्ड को मेटल करने के लिए आउटर जोन का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मैंने अपनी वीडियोस में भी करवाया था, मोमबत्ती है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, एक और होता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऐसा होता है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम नॉन लूमिनस जोन। उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन लूमिनस जोन। और इसकी सबसे ज्यादा दोस्तों हमारे पास हीट होती है, इसकी होती है कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस के पास। ठीक है, इसको हम हॉटेस्ट जोन भी बोलते हैं। तो हॉटेस्ट जोन ही यूज करेंगे हमेशा गोल्ड को मेटल करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। जो इससे अंदर वाले जोन है उसको दोस्तों हम बोलते हैं लुमिनस जोन, लुमिनस जोन बोलते हैं। ठीक है, और सबसे अंदर वाले जोन को हम ब्लैक जोन बोलते हैं। सबसे अंदर वाले जोन को क्या बोलते हैं हम, ब्लैक जोन बोलते हैं। जो नॉन सबसे बाहर वाला जोन है नॉन लुमिनस, इसमें हमारे पास कंप्लीट कंबशन हो जाती है, कंप्लीट कंबशन हो जाती है, पूरी तरीके से कंबशन हो जाती है। लुमिनस जोन में हमारे पास पार्शियली कम्बिनेशन होती है, जो येलो वाला पोर्शन है पार्शियली कम्बिनेशन होती है। और जो ब्लैक जोन पे वो प्रॉपर तरीके से कंबशन नहीं होती, मतलब लीस्ट कंबशन होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि आउटर मोस्ट जोन को क्या बोलते हैं हम। तो आउटर मोस्ट जोन को बोलते हैं हम नॉन लुमिनस जोन, उसके अंदर वाले जोन को हम लुमिनस जोन बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट किसका होता है, हमेशा नॉन लुमिनस जोन का होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस होती है हमारे पास, ग्रीन हाउस गैस होती है हमारे पास आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ये सारी कौन सी दोस्तों हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है। और आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है NO2 भी दोस्तों इसमें ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं होती ग्रीन हाउस के लिए, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और क्वेश्चन दोस्तों इसमें ग्लोबल वार्मिंग वाला, ये भी कई बार कंफ्यूज करता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों, नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास दो गैस है, एसिटिलीन, एसिटिलीन और हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बाकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपके पास आ गया वाटर वेपर और ओजोन। ये सारी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपके पास, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे। sp, sp2, sp3 या नन ऑफ दिस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। sp हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बताओ आपको लिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है CH। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और थर्ड ऑप्शन है आपके पास CH3। इन तीनों में से बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। तो आपको इसका आंसर भी दोस्तों यहीं से मिलता है। जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी दोस्तों sp, और जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, sp होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होता है, फिर sp2, फिर sp3। तो इन तीन ऑप्शन अगर आपको आ जाए जहां ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होना था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp होती है। ठीक है, और sp हमेशा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, sp2 से और sp3 से। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दो, ये मैंने करवा रखा अपने 25 डेज क्रैश कोर्स में। तो 5 तक काउंट करूंगा मैं, जल्दी से आंसर दीजिए। 1
2, 3, 4 एंड 5। तो इसका आंसर होना था हमारे पास 2। तो कैसे पता चला हमारे को इसका आंसर 2 होना था? तो दोस्तों आपको बता दूं, हमारे को क्या दे रखा था, H3PO3 दे रखा है। इसका स्ट्रक्चर हमेशा आपने ध्यान से देखना दोस्तों कैसे बनता है। P को हमेशा सेंटर में लेना, ठीक है, और एक हमेशा क्या बनाना, डबल बॉन्ड O बना देना। एक हमेशा क्या बनाना, डबल बॉन्ड O बनाना। बाकी H कितने दोस्तों, इसमें 3 है तो 3 H लिख लेने। बाकी एक H, 2 H और ये मैंने क्या लिख लिया, 3 H लिख लिया। अब ऑक्सीजन कितने दोस्तों, यहाँ पे 3 है तो एक के साथ तो डबल बॉन्ड लग गया, बचे कितने ऑक्सीजन 2, तो H के साथ वो ऑक्सीजन लिख लेने, 1 और 2। जितने इसमें OH ग्रुप होंगे वो इसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। ठीक है दोस्तों, जितने इसमें OH ग्रुप होंगे वो इसकी बेसिसिटी होगी। तो कितने OH ग्रुप है, 1 और 2। ठीक है, 2 OH ग्रुप है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, वैसे ही एक और सेम क्वेश्चन है ये दोस्तों, H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर जल्दी से बनाया आप, H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमेशा P को सेंटर में लिखना और P के साथ हमेशा क्या बनाना, एक डबल बॉन्ड O बना देना। बाकी जो बचे उसके साथ क्या लिखना, H लिख देना। इसके साथ मैंने एक H, कितने H है, 3 H है तो मैंने 3 H लिख लिए, 2 H और 3 H। O कितने, 4 O है, O कितने 4 है तो एक तो लिख लिया मैंने। अब बचे कितने, 3, तो 1 O, 2 O और 3 O। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, जितने इसमें OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप इसमें, 3 OH ग्रुप है तो H3PO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। वैसे ही सेम दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ H3PO2 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, H3PO2 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देना दोस्तों। ठीक है, आप प्रैक्टिस साथ साथ करें ताकि आपका जब आप क्वेश्चन करते हो वहां टैट में तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके सर्कल गलत लग जाते हैं, ऊपर लग जाता है या नीचे लग जाता है, या आपको आंसर आता है फिर भी आप गलत करके आते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप सिर्फ देखते हैं क्वेश्चन को। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके आंसर सही होंगे। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द जिगजैग मोमेंटम ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को हमेशा क्या बोलते हैं, हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना था दोस्तों। है बेशक 15 क्वेश्चन ही ये, पर आपको हर एक क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा ताकि आपके एक क्वेश्चन से बाकी 10 क्वेश्चन भी और क्लियर हो जाए। तो इसीलिए हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके 25 डेज क्रैश कोर्स की वीडियोस जरूर देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे से आप इंस्टाग्राम पे जरूर 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 कांटेक्ट करें अगर आपको हमारे से पीडीएफ चाहिए, और हम मिनिमम से भी मिनिमम अमाउंट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 ग्राम of NaOH in 450 ml of solution। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से बताएं। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें, जल्दी से इसको सॉल्व करें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और मोलैरिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पीएच से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कई बार। तो ये 2-3 न्यूमेरिकल है, या आपको केमिकल काइनेटिक्स जो कि आपका हाफ लाइफ पीरियड या रेट कांस्टेंट निकालने को आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है टेट में। तो इसका आंसर आपने, आई होप आपने कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मोलैरिटी होता क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखना दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वी लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है दोस्तों, यहां पे ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, हमारे को गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास होते हैं। गिवन मास हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, कितना दे रखा था दोस्तों क्वेश्चन में, गिवन मास 5 ग्राम। तो गिवन मास तो हमारे को पता है कितना दे रखा है, 5 ग्राम। मोलर मास हमारे को निकालना होता है। मोलर मास क्या होता है, NaOH। मोलर मास किसका होगा, NaOH का होगा। तो NaOH का मोलर मास कितना होगा दोस्तों, तो सोडियम का मास कितना होता है, पहले Na का मास लिखेंगे हम, कितना होता है 23 प्लस
ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों ऑक्सीजन का 8, तो मास क्या होगा इसका डबल हो जाएगा, तो 23 प्लस 16। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है, तो 23 और 1 24 और 16 कितने होते हैं दोस्तों 40 होते हैं। तो मोलर मास इसका कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया, तो 5/40 कर दिया हमने। तो 5/40 को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 0.125, कितना आ गया 0.125 मोल्स आ गए। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.125 आ गए। नेक्स्ट आपका क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे किस में दिया, मिलीलीटर में दिया है। इसके लीटर बनाएंगे, लीटर कैसे बनेंगे 450 अपॉन मिलीलीटर को अगर लीटर बनाना हो तो कैसे करते हैं 1000 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कितना आ गया 45/100, 45/100 आ गया। तो 45/100 का मतलब है 0.45। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 0.45 आ गया। तो दोनों चीजें हमारे को नहीं मिल गई। मोलारिटी क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोल्स कितना है 0.125 और वॉल्यूम लीटर में कितना है 0.45। तो जल्दी से इसका आंसर आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका दोस्तों सिंपल सा, 125 डिवाइड 45, डेसिमल मैंने इनके हटा दिए। 125 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ऊपर 45 का क्या चल जाएगा 100 चल जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ठीक है। 125 डिवाइड बाय 45 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लो आप, कितना आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 25/9, ठीक है। तो 9 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 भी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 25 9 से डिवाइड कर दो 25 को, तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, बच गए हमारे पास 7 72 9, ठीक है दोस्तों। इसको डिवाइड कर लेना, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो फिर से क्या है 10 है, 2.7 आ गया, 10 है हमारे पास। 10 का क्या आ जाएगा, ये डेसिमल फिर से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लगभग कितना आएगा 0.27 के आसपास आएगा। तो इसका आंसर क्या होना था 0.27। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। तो दोस्तों तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख ले, ठीक है। आप जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर क्या हमारे पास 0.27 होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे। लाइक जरूर करें और कमेंट में जो भी मैं आपको आंसर बोलता हूं उसे कमेंट में जरूर करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।